हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 10th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स हैं ये आपकी, क्योंकि आपके प्री बोर्ड और जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले जितनी भी वर्कशीट्स आई हैं वो सभी वर्कशीट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जहां आप उनको रिवाइज कर सकते हो और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये वर्कशीट्स रहने वाली हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये अनुच्छेद दिया गया है, इनके जो है प्रश्न आपको अच्छे से जो है समझने हैं और फिर उनके आंसर करने हैं। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारी रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि नेपोलियन की जब हार हो गई 1815 में, तो जो यूरोपीय सरकार हैं वो अभी भी जो पहले वाला जो तंत्र था उसी के ऊपर विश्वास करते थे और वो चाहते थे कि वही, कुछ रूढ़िवादी चाहते थे कि वही जो सिस्टम है जो पहले वाला था नेपोलियन से पहले का वही लागू किया जाए। कुछ मानते थे कि नहीं, जो सुधार हुए हैं वो अच्छे सुधार हैं, उनको लागू किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये भावना लोगों के मन में थी। तो रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग जो है वो क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। कुछ चाहते थे कि नहीं, पहले का दौर जो है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है ये दौर जिसमें कुछ आधुनिकीकरण किया गया है। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकते थे। तो एक आधुनिक जो सेना खड़ी की गई थी, कुशल जो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही थी और अर्थव्यवस्था जो गतिशील थी, सामंतवाद था, ये सभी जो है ये एक जो निरंकुश राजतंत्र है उसको बहुत ही एक ज़्यादा शक्ति प्रदान कर सकते थे। इसीलिए कुछ रूढ़िवादी मानते थे कि ये सिस्टम वो लागू रहे देना चाहिए। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। तो वियना में जो है वियना की संधि हुई थी। इस सम्मेलन में की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। तो जो ये सम्मेलन था उसमें जो मेज़बानी, यानी जो एक तरह से आप कह सकते हो कि चीफ जो थे वो कौन थे, ड्यूक मेटरनिक थे। ठीक है, जिनकी भूमिका बहुत ज़्यादा जो है वो रही थी इस सम्मेलन के दौरान। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1 है, नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो नेपोलियन की हार जो है वो 1814 में, 1815, 1587 और 1816 किस में हुई थी? तो नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, नेपोलियन को हराने में इनमें से कौन से यूरोपीय शक्तियाँ शामिल नहीं थी? तो कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ शामिल नहीं थी वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी रूस एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो इसमें नेपोलियन जो कि फ्रांस का ही शासक था, तो यही जो है क्या रहेगा, आंसर रहेगा। बाकी ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया ये सब शक्तियां शामिल थी यूरोप इसको नेपोलियन को हराने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वियना कांग्रेस क्यों आयोजित की गई थी? तो वियना जो एक तरह से कह सकते हो कांग्रेस का आयोजन क्यों किया गया था? नेपोलियन को दोबारा राजगद्दी पर बिठाने के लिए? ऐसा नहीं था। समाज का क्रांति से पहले दौर में पूरी तरह वापसी? ऐसा भी नहीं था। यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए ये वियना जो है कांग्रेस आयोजित की गई थी। तो सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से क्या यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को क्या मजबूत बना सकती थी? नेपोलियन द्वारा शुरू की गई आधुनिकीकरण, बी क्रांति से पहले के दौर में वापसी, सी दोनों और डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो क्या यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को मजबूत बना सकती है? तो ये था नेपोलियन के द्वारा शुरू की गई आधुनिकीकरण। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई? 1820 में, 1815 में, 1840 में या 2000 में? तो वियना कांग्रेस जो है वो 1815 में आयोजित की गई थी। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम 5 क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर आपका बी रहेगा, सेकंड का आंसर बी रहेगा, थर्ड का आंसर आपका सी रहेगा एंड फोर्थ का आंसर जो है वो बच्चों आपका यहाँ पर ए रहेगा, फिफ्थ का आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की? नेपोलियन ने, मेटरनिख ने, काउर ने या फिलिप वेट ने? तो वियना कांग्रेस की मेज़बानी जो है वो किसने की थी? मेटरनिख ने वियना कांग्रेस की मेज़बानी की थी। बी जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तरों पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है? तो जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए संभावित संसाधन है, बी विकसित संसाधन भी है, सी भंडार भी है, डी सामुदायिक। ये जो है इसका जो विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? गन्ना, गेहूँ, चावल या तरबूज? तो जो गन्ना है उसको तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय जो है वो लगता है। 8th का ए जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, प्रदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता, बताइए वह किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्रदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता, तो वो कौन से क्षेत्र में काम कर रहा है? वो संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। संगठित क्षेत्र जहाँ पर कानून होते हैं, नियम होते हैं, कुछ कानूनों के द्वारा ही जो है वहाँ पर जो कार्य है वो किया जाता है, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्रों को हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? फर्स्ट दिया गया है, हैब्सबर्ग साम्राज्य में इतालवी समाज विभिन्न राजवंशों में बटा हुआ था, बिल्कुल ठीक है। ज्यूसेppe मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा रखी थी। तो ये जो इटली था उसके एकीकरण के लिए, यूनिफिकेशन के लिए रखी गई थी, ठीक है ये भी। थर्ड है, ज्यूसेppe मैत्सिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक है। एंड 1861 में विक्टर एमनुअल द्वितीय ने स्वयं को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा डी जो है आपका सही आंसर होगा। सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं वो सारे कथन आपके सत्य हैं। क्लियर? तो इस तरह से आपको वर्कशीट जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? और पहले खुद से आपको वर्कशीट करके देखनी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।